वेलकम बैक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉग्निविस्टा एकेडमी पे आपका स्वागत है। आपका फिर से स्वागत है। देखो, इस वीडियो में अपन जो चैप्टर उठा रहे हैं उसका नाम है मोशन। और चैप्टर का नाम मोशन क्यों पड़ा, और इसमें हम मोशन है तो इससे ही रिलेटेड कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। तो मोशन को जानने से पहले आप ये जानिए कि एक ऑब्जेक्ट होता है उसे रेस्ट में कब कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग के आसपास की पोजीशन के रेस्पेक्ट में और टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? रेस्ट पोजीशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट की कैसी पोजीशन कहेंगे? रेस्ट पोजीशन कहेंगे। जैसे आपने देखा आपके घर के सामने कोई पेड़ होगा, वो आज भी वही है। टाइम चेंज हो रहा है, आज कल 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, वो 1 महीने बाद भी वही होगा। और उसकी डिस्टेंस है वो आपके घर से उसी फिक्स डिस्टेंस होगा, 10 मीटर 20 मीटर। मतलब उसकी पोजीशन चेंज टाइम में चेंज होने के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसलिए उस जो पेड़ है वो है उसे कहेंगे अपन रेस्ट में। तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। और इसके अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम जैसे चेंज हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके आसपास के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो उसे कहेंगे मोशन। ये बात ध्यान देने की है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्योंकि ये बात अगर हमारे दिमाग में नहीं आएगी तो हम एक माइनर सी मिस्टेक करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बस है, बस में सवारी ट्रेवल कर रही है और बस एक्चुअल में मूव कर रही है, लेकिन बस में बैठी हुई सवारी क्या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है? क्या नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान सड़क पे खड़ा होकर उस बस को देख पा रहा है, तो वो देखेगा कि जो बस है और उसके साथ जो उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो क्या है? मोशन में है। लेकिन दो पैसेंजर जो बस में एक साथ बैठे हुए हैं, एक सीट पे बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के लिए किस में है? रेस्ट में। इस कंडीशन को कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इस बात को मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है? तो व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, ये आपको समझ में आ गई होगी। इफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद चेंज इन टाइम चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट में है, और विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ चेंज हो रही है तो वो किस में है? मोशन में है। विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग होता है ना, इसी पॉइंट को अपन रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कितनी डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट को जिसके रेस्पेक्ट में हम उसकी पोजीशन को डिसाइड कर रहे हैं उसे ही कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो सराउंडिंग होता है इसका मतलब उसके आसपास की चीज है, और जो आसपास की चीज है, और अगर उस आसपास की चीज में से किसी भी एक को डिसाइड करके उसके रेस्पेक्ट में अगर हम उसकी पोजीशन को डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, उसी को ही कहते हैं अपन रेफरेंस पॉइंट। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें तो हमें ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है कि हाँ वो मूव कर रहा है, और वो हमारे क्योंकि हम उसकी पोजीशन को किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग, पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में देख सकते हैं कि हाँ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है कि हमें फील तो हो रही है कि मोशन तो हो रहा है, बट हमें दिखता नहीं। जैसे कि हम रोज पढ़ते हैं कि अगर हमारी जो अर्थ है वो इस सन के अराउंड ना घूमे तो क्या ना हो? ईयर ना हो। अपने अपने एक्सिस पे ना घूमे, रोटेट ना करे तो क्या ना हो? दिन रात ना हो। लेकिन हमें वो अर्थ घूमती हुई दिखती है क्या? ऐसा नहीं है ना। ऐसी भी मोशन है जिसमें हम क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? दिन रात होता है ऐसा पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं। जैसे हवा भी फ्लो करती है, मोशन करती है, लेकिन हवा हमें बहती हुई तो दिखती है। हमें हवा के इफेक्ट से लीव्स का मूवमेंट, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट, इन सब की हेल्प से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हाँ हवा चल रही है, हवा मूव कर रही है, ठीक है? ये कंडीशंस होती हैं। रेफरेंस पॉइंट का बता ही दिया है मैंने कि एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो ऐसी मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है तो उसमें क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपन यूज करेंगे, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज
वेलोसिटी। अगर इन सब का जो माइनर माइनर सा डिफरेंस है उसको समझ गए तो ये समझो जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो अपन अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन में बता चुका हूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग क्या करता है, मूव करता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है, अब वो जितना चलेगा, जिस जिस रास्ते से होके जाएगा, उसने जो जो रास्ता चला उस पूरे रास्ते को ऐड करो, उसकी जो लेंथ है उसे ऐड करो, वही कहलाएगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर है अभी और उसे पहुंचना कहां पर है, पॉइंट बी पर पहुंचना है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आप डिस्टेंस फॉलो कर सकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जैसा घूम के कहीं से भी कैसे भी घूम के आए आ सकता है। उसे इधर से इस रास्ते से आना है तो भी आ सकता है। लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमें डिस्प्लेसमेंट फॉलो करना है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। जैसे जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है ए से बी तक अगर इस स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जाएगा तो ही वो डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मान लो यहां से स्टार्ट किया है उसने मोशन को और यहां पे वो जाके स्टॉप कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जिगजैग करता हुआ भी जा रहा है ना, घूमता फिरता एक बेवड़े की तरह, तो भी वो डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पाथ चाहिए वो क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ, ताकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करे। मतलब इन सभी में से ये सभी क्या हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती हैं। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि इनमें कौन सा ऐसा पाथ है जिसको जब ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट पे चल रहा है, तो वो पाथ है सिर्फ ये पाथ, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो अब ऑब्जेक्ट पहले अगर डिस्टेंस फॉलो कर रहा था तो इस तरीके से घूमता फिरता आया तो वो इस तरीके से चला गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट फॉलो कर रहा है और उस केस में अगर ऑब्जेक्ट ने इस तरीके से चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर ए से बी तक पहुंचना है तो कैसे चलना था, ऐसे। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, जिधर चलना चाहिए था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपन कह देंगे कि इस केस में वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है। और जब वो जिधर जाना है फाइनल पोजीशन की तरफ उधर ही चल रहा है, तो उस केस में अपन कहेंगे कि वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का रोल है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है उधर ही चल रहा है तो अपन पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमारी डेस्टिनेशन नेगेटिव है, अगर हमारी डेस्टिनेशन जिधर जाना है उसके अपोजिट चल रहा है तो अपन नेगेटिव लेंगे। लेकिन डिस्टेंस के केस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ एक ही पर्पज है कि हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंच जाए। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक भारत का मैप है, एक भारत का मैप लेते हैं। देखो आपने जो एसएसटी उसके जियोग्राफी पोर्शन में मैप पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि दिल्ली नॉर्थ में है और चेन्नई कहां पर है, बिल्कुल साउथ ईस्ट पोस्ट पे है। ठीक है, क्या डायरेक्शन पता है आपको। और एक इंसान है वो चेन्नई से कहां जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है। उसके कई केसेज हो सकते हैं चेन्नई से दिल्ली जाने के। उसने क्या सोचा कि चलो यार पहले ना चेन्नई से ना गुजरात का जो अहमदाबाद है उधर घूम लेते हैं, थोड़ा वहां पे भी सैर वैर करेंगे और चलते हैं। फिर उसने सोचा कि क्या, क्योंकि अपन घूमने का मौका बार बार मिलता नहीं है, तो इसके बाद क्या करते हैं अपन, जयपुर भी घूम लेते हैं। जयपुर भी घूम लिया भाई साहब, और इस तरीके से वो घूमते फिरते कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। दूसरा पर्सन है, उसने कहा नहीं नहीं हम भारत का ईस्ट को देखना चाहते हैं, इसलिए वो भाई साहब पहले कहाँ पे आए, कोलकाता आए। और फिर कोलकाता से घूमते हुए मान लो वो वाराणसी भी घूम लिए उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद वो घूमते फिरते कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। देखो हमें कहां जाना है, स्टार्ट कहां से करना है, इस चेन्नई से स्टार्ट करना है और पहुंचना कहां पर है, हमें पहुंचना है दिल्ली। ये हमारा क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। और हमें पता है कि इस मैप में सीधा दिख रहा है कि अगर मुझे चेन्नई से दिल्ली एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करना है, तो क्या पता है कि चेन्नई से दिल्ली जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है
जो कि इस स्टार्टिंग बोले तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहाँ पे हम उसे जाके रुकना है फाइनल, उसके बीच की ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। अब कोई मना तो नहीं कर रहा ना कि चेन्नई से वो ऐसे घूम के अहमदाबाद घूमते हुए जयपुर घूमते ही पहुंच सकता है, और वो चेन्नई से कोलकाता दिल्ली ऐसे घूमते, कोलकाता वाराणसी फिर दिल्ली पहुंच सकता है। लेकिन अगर मैं उससे ये कंडीशन अप्लाई कर दूं कि भाई तुमको ना डिस्टेंस फॉलो करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो वो अब बाउंड हो गया, उसे ना चाहते हुए भी इस डायरेक्ट रूट को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस सिर्फ यही रूट है, बाकी के सब क्या है, डिस्टेंस है। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर वो खुद भी चाहकर ये चाह रहा है कि नहीं भाई हमें फास्ट पहुंचना है दिल्ली, तो वो कहीं भी नहीं जा रहा है उधर उधर, सीधा इस सीधे जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको फॉलो कर रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस को अपन, डिस्प्लेसमेंट को अपन डिस्टेंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है कि उसने जो पाथ फॉलो किया उसकी टोटल लेंथ, अगर उसने इस पाथ को फॉलो किया तो इसकी टोटल लेंथ, उसने इस वाले पाथ को फॉलो किया तो इसकी टोटल लेंथ, उसने इस वाले पाथ को फॉलो किया तो इसकी टोटल लेंथ। तो डिस्टेंस तो इन तीनों कंडीशन में कोई भी हो सकती है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस हो सकता है, कब? जब वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ यही कंडीशन है कि वो इस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करे, फॉलो करे और इससे जाए। कौन से पाथ से? इस पाथ से जाए, तभी वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर पाएगा। तो इस केस में क्या है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है। अगर वो इस डायरेक्शन से, जो मैंने रेड रेड क्या किया है, पॉइंट किया है, इस डायरेक्शन से जा रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है। बाकी का वो किसी भी डायरेक्शन से चला जाए वो डिस्टेंस को फॉलो करेगा, और डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब मान लो उसे जाना दिल्ली था, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं नहीं हम तो समुद्र रास्ते से जाएंगे, पहले अहमदाबाद, उसके बाद क्या करेंगे, फिर अहमदाबाद से हम दिल्ली जाएंगे। तो उसको क्या करेगा, वो इस तरीके से जाएगा। जैसे ही उसने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और केस डिस्प्लेसमेंट का है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे जाना था नॉर्थ में और जा भाई साहब किधर रहे, साउथ। तो क्या डायरेक्शन की वजह से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसने अपना कुछ ना कुछ पाथ फॉलो किया है, तो उसकी जो लेंथ है वही क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या है, डायरेक्शन का रोल है। जहां डायरेक्शन का रोल आएगा वहां अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे नेगेटिव, और जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में चलने पे पॉजिटिव होगा। ठीक है? एक टर्म आता है, आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि आपकी गाड़ी में एक मीटर लगा होता है इस तरीके का, उसमें इस तरीके की सुई होती है और उस पर लिखा होता है इस तरीके से, मान लो 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से लिखा होता है। और एक इस तरीके का लगा होता है, घड़ी लगी होती है जिसमें आपको लिखा होता है किलोमीटर, और ये दिखाता है किलोमीटर पर आवर। आप यूनिट से समझ पा रहे होंगे कि ये डिस्टेंस को दिखाता है, जबकि ये किसको दिखाता है, स्पीड को। और इस पूरे मीटर को अपन कंबाइंड फॉर्म से कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं अपन, स्पीडोमीटर। ठीक है? देखो इसमें ये सुई स्पीड को दिखा रही है तो इसे कहेंगे स्पीड मीटर, और ये डिस्टेंस को बता रहा है। डिस्टेंस का जो सिनोनिम्स होता है उसे कहते हैं ओडो। ओडो मींस डिस्टेंस, तो इसे कहते हैं ओडोमीटर। स्पीड प्लस ऑडो मिला के बनता है स्पीडोमीटर, ये दिखाता है स्पीड को। अच्छा, आपने देखा होगा, आपने अपने घर पे गाड़ी खड़ी थी, पार्क थी, बाइक थी, कार थी, जो भी थी, आपने देखा, मान लो उसका जो रीडिंग थी इस डिस्टेंस में इस तरीके से लिखा हुआ था 2400 किलोमीटर। ठीक है? अगर आपकी गाड़ी घर से बाहर गई है तो 100%, अगर, और कंडीशन यह भी है कि ये मीटर चालू है, ये मीटर बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आपकी गाड़ी की जो रीडिंग्स हैं वो बदलेगी। मान लो आपकी गाड़ी की जो रीडिंग है वो हो गई 2700 किलोमीटर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर चल के आई है, लेकिन गाड़ी ये तो नहीं बता रही नहीं कि वो किस किस डायरेक्शन में गई थी। उसने तो बस इतना बताया है कि भाई वो कहीं गई थी, मान लो आप कह दो भरतपुर से गई थी जयपुर, तो मान लो 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर जाने में लगा और 150 किलोमीटर
आने में लगा, 150 किलोमीटर इन गोइंग एंड 150 किलोमीटर इन कमिंग, टोटल 300 किलोमीटर की क्या हुई, डिस्टेंस कवर हुई। तो जो आपका स्पीडोमीटर है वो क्या दिखाता है, डिस्टेंस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता तो आपकी जो सुई है उसका जो ये रीडिंग है ये 0 होती, 0 का मतलब 2400 ही होती, जहां पे आपने छोड़ा था वहीं होता। कैसे, क्योंकि आपकी गाड़ी ने स्टार्ट कहां से किया था, घर से, और वापस कहां आ गया था, घर पे आ गया था। स्टॉप भी वापस कहां पे आके किया था, घर पे। और हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। लेकिन हमारी तो फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन ही सेम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी फाइनल बराबर इनिशियल है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है तो डिस्टेंस बनेगा ही बनेगा, डिस्टेंस होगा ही होगा। लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट ने कहीं से मोशन स्टार्ट की थी, वापस वहीं आ गया है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। जैसे आपके उसमें बुक में क्वेश्चन भी है कि एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया उसने, इस तरीके से चला, इसकी साइड क्या है, 10 मीटर है, फिर चला, फिर चला, फिर चला, और उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। मुझे बताओ उस राउंड में उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 10 मीटर इधर चला, स्क्वायर फील्ड है, 10 मीटर इधर चलेगा, 10 मीटर इधर चलेगा, और 10 मीटर क्या चलेगा, इधर चलेगा। इस तरीके से उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 40 मीटर। लेकिन मुझे बताओ उसने चलना पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और वापस पॉइंट ए पे ही आ गया है, इसका मतलब उसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। और फाइनल बराबर इनिशियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, इस केस में एक पॉइंट और होता है, हम दो टर्म पढ़ेंगे आगे चल के, स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी। लेकिन स्पीड में क्या होता है, दो टाइप की स्पीड होती है। एक स्पीड होती है एवरेज स्पीड, और दूसरी स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन टर्मों को यहीं समझ लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है वो तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन स्पीड टू टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। देखो, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका मतलब यह है कि जो आपका ये स्पीडोमीटर है, आपके बगल से क्या निकली, बाइक निकली आपके, और वो बाइक इतनी फास्ट थी कि आप कह रहे हैं भाई कितना हवा से बातें कर रहा है ये, तो आप क्या करोगे, उसके स्पीड मीटर में देखने की कोशिश करोगे। उस टाइम जब आप उसके स्पीडोमीटर में देख रहे हो, उस मोमेंट आपके उसके स्पीडोमीटर की सुई जिस पोजीशन पे, मान लो 30 पे है तो 30 किलोमीटर पर आवर की इंस्टेंटेनियस स्पीड है, 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर पर आवर की क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मतलब आपका जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है और टोटल डिस्टेंस दिखाता है। एक नया व्हीकल है, हम अभी कंपनी से लेके आए, उसका जो ऑडोमीटर है उसमें क्या होगा, 0 किलोमीटर। लेकिन अगर हम उसे लेके 300 किलोमीटर चल के आ गए तो स्पीड, इसका ऑडोमीटर क्या दिखाएगा, 300 किलोमीटर। तो बात समझ में आई। एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है इसका ये है कि आपको ये मतलब नहीं है कि आपकी बाइक कब 40 किलोमीटर की पर स्पीड से चली थी, क्योंकि ये थोड़ी है कि आपकी बाइक हमेशा ही 30 किलोमीटर की स्पीड चलेगी। आपको एक्सप्रेस वे मिल गया है, अच्छा हाईवे है, तो आप उसे 70 पे भी चलाओगे। लेकिन एक जो हाई ट्रैफिक वाली क्या है, स्ट्रीट है, बाजार है, तो आप हो सकता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाएं। इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन पूरी जर्नी को, जैसे मान लो मैं यहां से गया जयपुर, और जयपुर को मैं जाने में जो डिस्टेंस कवर की वो थी 150 किलोमीटर, और मुझे लगे 5 आवर्स। तो मैं जो एवरेज स्पीड निकालूंगा उसका जो फॉर्मूला होगा, वो ये है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। हमने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 150 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, हमें कितना टाइम लगा जाने में, 5 आवर्स सॉरी। तो जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी वो भी क्या आएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब हम किसी गाड़ी के स्पीडोमीटर को देख रहे हैं उस टाइम उसकी सुई 40 पे है, 70 पे है, 90 पे है, जितने पे है उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वही क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो आपको स्पीड के बारे में समझ में आया। आपको
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ने मोशन की है तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन की है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है, क्योंकि उसमें किसका रोल होता है, डायरेक्शन का। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कि टोटल जो पाथ कवर किया गया उसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसकी बात, किस किस के बीच में, फाइनल और इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पाथ डिपेंडेंट है। हमने क्या देखा, जैसे ही हमने पाथ को डिफरेंट किया हमारी डिस्टेंस क्या हो गई थी, दिल्ली और चेन्नई के बीच में अलग हो गई थी। हम अहमदाबाद होके गए तो डिस्टेंस कुछ अलग थी, हम कोलकाता होके गए तो हमारी डिस्टेंस अलग थी, और हम सीधा गए तो हमारी डिस्टेंस अलग थी। लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स है। जो चेन्नई और दिल्ली के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई रिलेशन नहीं है, पाथ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा फिक्स है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। मैंने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट चला है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा भी तो हो सकता है घर से चला था और शाम को घर पे आ गया, स्टार्ट भी घर से किया था वापस घर पे आ गया, स्टार्टिंग पोजीशन भी घर थी और फाइनल पोजीशन भी क्या है, घर है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्या था, इट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट। हमारा गाड़ी का जो स्पीडोमीटर था उसमें ऑडोमीटर ने बताया कि भाई हमारी गाड़ी आज सुबह 3000 किलोमीटर से स्टार्ट किया था, उसने 3000 किलोमीटर से स्टार्ट किया था। मान लो भाई कि आज हमारी जो गाड़ी है उसने सुबह 3000 किलोमीटर से स्टार्ट किया था और जब वो घर में आई है वापस तो 3890 किलोमीटर चली है। इसका मतलब हमारी गाड़ी आज 890 किलोमीटर चली है। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन का रोल है। अगर हमारी गाड़ी को जाना था दिल्ली और जयपुर से वो निकल गई किधर, चेन्नई की तरफ, इसका मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा किससे ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, डिस्टेंस बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के केस में, जब कोई ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, मतलब उसी पाथ को फॉलो करेगा जब उसे जहां जा किया है और उसे जहां जाना है उसके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसके जो पाथ चला है उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, जितनी उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसके लिए आपकी जो नोटबुक है उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी हेल्प से समझते हैं। Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर उसके ज्यादा होगा। तो जो हमारा डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट में है वो कब बराबर हो सकते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे। क्योंकि दो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तो क्या है, वही तो है डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट उसी पाथ को फॉलो कर रहा है तो जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है किसको डिस्टेंस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट ने पाथ फॉलो किया है उसकी लेंथ। तो अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैंने क्या बताया कि अगर कोई इंसान अपने घर से चला मान लो, और घर से चल के क्या गया, वो स्कूल गया, स्कूल के बाद उसे मार्केट में कुछ काम था, वो मार्केट भी चला गया, और फिर मार्केट से कहां चला गया, घर पे चला गया। अब इस केस में देखो कि उसने स्टार्ट भी घर से किया था और बाद में पहुंच भी कहां पे गया, घर पे ही पहुंच गया, ठीक है, फाइनल में। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो देखो ये हो जाएगी, उसने ये पूरी लेंथ चली थी, फिर ये चली थी और ये चली थी, मान लो ये 4 थी, ये 4 थी, मान लो ये 3 थी और ये 5 थी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 और 5 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो हो जाएगा, और वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। लेकिन यहाँ तो फाइनल और इनिशियल दोनों ही क्या है, सेम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्री के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लाइक, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, और उसकी साइड कितनी रखी है, 10 मीटर। इसका मतलब अगर वो स्क्वायर फील्ड है तो सभी साइड कितनी हो जाएंगी, 10 मीटर 10 मीटर की हो जाएंगी। मान लो उस फार्मर ने, भाई अगर वो वॉक कर रहा है या मूव कर रहा है तो उसने कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, और मान लेते हैं उसने स्टार्ट कहां से किया, ए से किया, और वहीं से उसने बी पहुंचा, फिर सी पहुंचा, और फिर सी के बाद डी पहुंचा। अब देखते हैं उसने क्या कहा, और वो इस पूरी बाउंड्री को 40 सेकंड में चल लेता है। कह तो रहा है 40 सेकंड। ये फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, जिसकी जो साइड है वो कितना है, 10 मीटर है, उसे 40 सेकंड में कवर कर लेता है। इसका मतलब वो ये पूरा चक्कर कितने टाइम में कर लेता है, एक राउंड कितने में कर लेता है, 40 सेकंड में। अब इस पूरे राउंड की लेंथ कितनी है, 10 और 10 20, 10 30 और 10 40 मीटर। मींस फार्मर 40 मीटर चल पाता है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो जरा बताओ वो 1 सेकंड में क्या चलेगा, 1 सेकंड में चलेगा 40 मीटर अपॉन 40 सेकंड। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड, और अपन क्या जानते हैं, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, ये सभी क्या होती है, स्पीड के क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई है, 1 मीटर पर सेकंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैं कह रहा हूं वो फार्मर ही है, अगर वो 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है तो वो 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। देखो 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 और 2 मिनट में 120 एंड प्लस 20 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना चलेगा, 140 मीटर ही तो चलेगा। अब उसने पूछा क्या हमसे, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 22 मिनट्स एंड 20 सेकंड। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है, 140 सेकंड फ्रॉम द हिज इनिशियल पोजीशन, और हमने इनिशियल पोजीशन क्या मानी है, ए, एंड आल्सो फाइंड द नंबर्स ऑफ राउंड। मुझे एक बात बताओ, वो 140 सेकंड में 140 मीटर चल रहा है, और वो एक राउंड जो कवर कर रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, 40 मीटर। इसका मतलब वो 40 सेकंड में चल दिया 40 मीटर, एक राउंड पूरा हो गया। फिर से उसने क्या किया, राउंड चलना स्टार्ट किया, फिर से उसे 40 मीटर चलने में क्या लगा, 40 सेकंड। लेकिन हमें चलना कितने मिनट सेकंड है, 140 सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर से वो चला तीसरी बार, फिर से वो 40 चल लिया, और हमारा अभी 120 सेकंड में वो 120 मीटर चल चुका है। लेकिन अगर वो दोबारा से पूरा राउंड चलेगा तो उसे चलने के लिए कितनी सेकंड चाहिए, उसको चलने के लिए चाहिए 40 सेकंड। लेकिन हमारे पास अभी देखो 120 सेकंड में वो 120 मीटर तो चल लिया है, और हमारे पास टोटल टाइम कितना था, 120 सेकंड का। तो जो हमारे पास लिस्ट टाइम है वो कितना है, 20 सेकंड। अब वो 20 सेकंड में 20 मीटर ही तो चल पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। तो मान लो वो यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे, फिर क्या पहुंच गया, 20 सेकंड बाद वो सी पे पहुंच गया, मतलब वो 10 मीटर और 10 मीटर चल पाया। अब इस केस में देखो वो 3 राउंड तो पूरा चला, और सेकंड राउंड में उसका टोटल 4 साइड चलना है, लेकिन वो 2 साइड ही चल पाया है, ठीक है। तो जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, उसकी डिस्टेंस हो गई 140 मीटर, और इसमें चला वो 3 राउंड कंप्लीट और 1 राउंड आधा। इसका मतलब वो 3.5 राउंड तो चला, ठीक है। इसके बाद अब वो स्टार्ट किया था इतने से 4th राउंड में, फाइनली उसका 140 जो सेकंड का टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गया, वो यहां पे आके रुक गए भाई साहब। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। बताओ उसने स्टार्ट कहां से किया था, ए से, और फाइनल में कहां पे, सी पे। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तो है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तो है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं इसे निकालूं तो वो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और क्या, तो क्या तुम्हें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें इस डायगोनल की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या लगाओगे, h² = b² + p² और h =
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट, और इस तरीके से सॉल्व करोगे तो जो आपकी एच की वैल्यू है वो आएगी 10√2। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 10√2। के पास टाइम, अगर मान लो उसके पास टाइम 160 सेकंड होता तो वो अपना फोर्थ चक्कर भी पूरा करके कहां पे आ जाता, वापस ए पे, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाता, 0। लेकिन उसके पास टाइम की लिमिट थी, वो कितनी थी, 140 सेकंड, और उसमें वो फोर्थ राउंड में सी पे जाके क्या हो गया था, रुक गया था, इसलिए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट। अब अपन चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। कैसी बातें कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर हमने जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गए घूम फिर के तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। एक तुम आगे पढ़ोगे, मैं उसे यहीं डिस्कस कर देता हूं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि एक स्क्वायर फील्ड थी, उस पर एक फार्मर मूव कर रहा था, तो वो जब इस डायरेक्शन में चल रहा था तो यहां तक आया, जैसे ही इस साइड पे जाएगा तो क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, जैसे ही इस साइड पे आएगा फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर इस साइड पे आएगा फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब वो जैसे ही किसी चीज के अराउंड घूम रहा है तो क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मान लो ये अभी ये क्या था, स्क्वायर, इसकी कितनी साइड है, 4 साइड, तो डायरेक्शन 4 टाइम चेंज हुई है। अगर ये क्या होता, हेक्सागन होता, तो हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 साइड, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो 6 टाइम चेंज होती। अगर ये ऑक्टागन होता तो उसकी साइड कितनी टाइम चेंज होती, 8 टाइम। और हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो साइड हैं इनका नंबर तो बढ़ता जा रहा है, पर इनकी जो साइज है वो क्या होती जा रही है, कम। अब हम चाह रहे हैं कि इन साइडों को इनफाइनाइट साइड में क्या कर दें, चेंज। तो ये जो साइड हैं वो क्या फॉर्म कर लेंगी, छोटे छोटे डॉट, जिन्हें हम पॉइंट कहते हैं, उसे फॉर्म कर लेंगी, और जब इन डॉटों को मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक सर्किल बनेगा। जिस प्रकार जितनी साइड थी उतनी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वैसे ही उतने पॉइंट हैं उतनी ही बार सर्किल में क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर भी रहा है तो उसमें क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होती है। जैसे ये पॉइंट लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये पॉइंट लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये मान लो पॉइंट लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये पॉइंट लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। और हम जानते हैं कि एक सर्किल की जो पेरीमीटर होती है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और जितने ज्यादा पॉइंट हैं उतनी ही क्या है, डायरेक्शन चेंज होगी। तो जो सर्कुलर मोशन होता है और उसमें ऑब्जेक्ट एक सर्किल की अराउंड, मतलब जो उसका सर्कुलर पथ है, उसकी बाउंड्री है सर्कुलर, उस पर मूव कर रहा है, तो उस केस में उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। इसलिए जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। फिर भी हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेटर मोशन कर रहा है। इस टर्म को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपन पहले इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है अगर वो किसी सर्कुलर पथ पे कंप्लीट राउंड कर रहा है, किसी स्क्वायर फील्ड पे कंप्लीट राउंड कर रहा है। मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया वहीं पे वापस आकर रुक रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस केस में। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। भाई ये तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ बराबर जरूर हो सकता है। किस केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट खुद ही क्या चाह रहा है कि भाई मैं शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करूंगा, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है और जो फाइनल पॉइंट होती है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है वही तो है डिस्प्लेसमेंट, और हमारा ऑब्जेक्ट भी यही फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाता है, डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, वरना तो हर केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा ही होगा।